हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 19 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। सो अगर आप जो है अभी न्यू है मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे जो है विद बैकग्राउंड फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टैटिक जीके को लेकर चलते हैं। फिलहाल आज जो हम यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और यहीं से हम करेंगे। हे एवरीवन, तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं कल की क्लास का। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया है, तो 16 जनवरी को बेसिकली हमने क्या मनाया है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है, तो दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास का एक्स अयुत्या शुरू हुआ है, तो थाईलैंड और भारत के बीच में जो कि नौसेना का ये पहला द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसका नाम है एक्स अयुत्या। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। साथ में किसने जो है 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा भी मेघालय में पांचवें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किसे जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो लियोन मेसी को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा, तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इसी के साथ भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है, तो अर्जेंटीना के साथ अभी करार किया है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की है, तो फारसी भाषा को। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 19 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो पहली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो याद रखिए कहाँ पर, हरियाणा में किया जाना है, वो भी फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हो रहा है, हरियाणा, और हरियाणा में भी कहाँ पर, तो आपको याद रखना है फरीदाबाद में। आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड फॉर्मेशन को डिटेल में। तो अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो है यहाँ पर बेसिकली जो है जो कि आयोजन किया जाना है, जो कि 17 फरवरी से लेकर आपका 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद यानी हरियाणा में शुरू किया गया है। अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2023 में भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन चल रहा है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया का एक स्वायत्त निकाय है जो कि इस आयोजन के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट की, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा के द्वारा फरीदाबाद के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस, इसी के साथ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का प्रबंधन करता है। इस भव्य आयोजन के संस्था भी हैं ये, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। इसी का बात हम करें तो उद्देश्य क्या है, बेसिकली इसका जो कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विज्ञान महोत्सव का जो उद्देश्य है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारत की उपलब्धता का सम्मान करना है। इसी के साथ महोत्सव विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों की उपलब्धियों को पहचानने, युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और भारत की जनता के बीच प्रसारित करने का प्रयास किया जाना है। विषय की बात करें तो विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है कि इस साल जो कि आपको याद रखना है भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में यहाँ पे आपको याद रखना है क्या है विषय, तो याद रखिएगा अमृत काल में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। क्या है, अमृत काल में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच जो है इस साल का क्या रखा गया है, विषय रखा गया है। इसी के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। तो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करें तो एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसी के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जो है संयुक्त रूप से विज्ञान भारती एक विज्ञान आंदोलन के नेतृत्व में स्वदेशी भावना वाले देश के वैज्ञानिकों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव की बात करें जो कि समाज में विभिन्न वर्गों के लिए लोगों को एक साथ लाने का काम करता है। इसी के साथ वर्ष 2015 में ये जो है पहली बार यहाँ पे आयोजित किया गया, जो कि आगामी
IISF की बात करें जो कि 2023 में महोत्सव का जो है 9वां संस्करण होगा और इस संस्करण के लिए कुल जो है यहाँ पर 17 कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है। तो ये बेसिक है, आपको इतना याद रखना है कब से कहाँ तक जो है इसका जो है प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड नंबर का है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिसंबर महीने के लिए वर्ष 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को दिया है? तो याद रखिएगा इनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या नाम है इनका? दीप्ति शर्मा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हैं। इन्हीं को जो है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दिसंबर महीने के वर्ष 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इन्हें आपको याद रखना है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पेट कॉमिंस की बात करें, ठीक है, तो पेट कॉमिंस जिन्होंने जो है पाकिस्तान के टेस्ट मैच हुआ था वहां पे इनके द्वारा जो है शानदार जीत की गई और इसी के साथ जो है गेंदबाजी में इनको द्वारा जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। इसी के साथ भारत की दीप्ति शर्मा को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहु प्रारूपीय प्रतिभा की बदौलत जो है पहली बार ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया है। तो बहुत बेसिक है, इतना आपको याद रखना, क्योंकि कई बार जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो शॉर्ट नोट को आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि थर्ड है, हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम है आर प्रज्ञा आनंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञा आनंद। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। इनके द्वारा जो है विश्वनाथ आनंद को जो है पछाड़कर ये भारत शतरंज खिलाड़ी के बोल सकते हैं, भारतीय से शतरंज खिलाड़ी के ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात करें भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है आर प्रज्ञा आनंद, इनके द्वारा नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मोटर्स के विश्व शतरंज चैंपियन डिंग जिनका नाम है लीरेन को जो है हरा दिया गया है। तो अभी इसके बारे में आपको याद रखना है, ये भी आपसे जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहां पर हुआ था? नीदरलैंड में इसे आयोजित किया गया था। साथ ही विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लीरेन को हराया गया। इस जीत के बाद की बात करें तो इसके बाद जो है आर प्रज्ञा आनंद की बात करें तो इनके बाद जो है इन्हें मौजूदा चैंपियन को हराने वाले जो कि दूसरे भारतीय बन गए हैं। वहीं लाइव रिएक्टिंग के मामले में बात करें तो आनंद को पछाड़कर भारत के नए और नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग जो यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो युगांडा में किया जा रहा है। कहाँ पर? युगांडा में किया जा रहा है, जो कि आप लोग नेम और जो कि आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोग वहाँ पे नेम के नाम से जानते होंगे। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट की बात हो रही है। इसका संस्करण कौन सा है? 19वें नंबर का ये संस्करण है, जो कि युगांडा में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो आइए इसे समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को बेसिकली है क्या। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आई होप आप सभी को पता होंगे। तो इनके द्वारा बेसिकली जो है युगांडा में होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे, वहां पर जो है संभावित अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के साथ अपने संबंधों और मजबूत बनाने का जो है प्रस्ताव किया गया है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि ग्लोबल साउथ के साथ जो कि अफ्रीका के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने रिश्तों को जो है संबंधों को मजबूत बनाने के ऊपर काम करना है। वही नेम की बात करें तो नेम शिखर सम्मेलन का ये 19वां शिखर सम्मेलन है, जो कि 17 से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले की बात करें तो 15 जनवरी को विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसी के साथ विदेश मंत्रियों के द्वारा इसके अलावा द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेने का अनुमान है। वही बात करें हम लोग कि इसमें मेजबान कौन कौन से देश होंगे, तो ये याद रखिएगा मेजबान कौन है इसका, तो युगांडा वर्ष जो कि 2024 से लेकर 2027 के दौरान नेम का जो है क्या रहेगा, यहाँ पे समूह की अध्यक्षता करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2027 तक जो है इसी जो है आपको युगांडा को याद कर लेना है। युगांडा की बात करें तो जो कि जनवरी 2024 में 2 महत्वपूर्ण आयोजनाओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें नेम की बात करें तो शिखर सम्मेलन में यहाँ पर G77 व चीन के द्वारा आयोजित तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन यानी कि थर्ड साउथ समिट में शामिल होना है। इसी के साथ G77 और दक्षिण शिखर सम्मेलन या फिर साउथ समिट की बात करें तो ये क्या है, तो इस समूह के भी जान लीजिए आप लोग, जो कि ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र में एक विकासशील देशों का सबसे बड़ा और अंतर सरकारी संगठन है। ये दक्षिणी देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने, बढ़ावा देने और तथा उनकी संयुक्त वार्ता क्षमता को बढ़ाने का जो है ये साधन प्रदान करती है। इसी के साथ दक्षिण शिखर सम्मेलन ये जो है G77 की बात करें जो कि समूह है, ये क्या है, सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। पहला दक्षिण शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 में हवाना यानी क्यूबा में जो है इसे आयोजित किया जाता है। इसी के साथ दूसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन जो कि 2005 में दोहा कतर में जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट है, आई होप जो है आप सभी को याद रहेगा और याद ही करना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेम का संदर्भ और अवधारणा क्या क्या है। तो गुट निरपेक्ष शब्द का जो है प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के वी के मैनन के द्वारा 1953 में 1953 में अपने संयुक्त राष्ट्रीय भाषण के दौरान किया गया था। इसी के बाद भारतीय मंत्री जो कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वर्ष 1954 में कोलंबो भाषण में पंचशील यानी 5 संयम के द्वारा जो है यहाँ पर रेखांकित करते हुए शामिल किया गया, जिसने जो है बाद में यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। तो समझ में आया कि पहली बार इसे जो है गुट निरपेक्ष शब्द की बात करें तो पहली बार अगर कोई पूछे कि इस शब्द का प्रयोग का जो है किस देश के द्वारा किया गया था या किस व्यक्तित्व के द्वारा किया गया था, तो भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व थे जिनका नाम है वी के मैनन के द्वारा 1953 में किया गया था। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1954 में जब कोलंबो में ये भाषण देते हैं उनके द्वारा जो है पंचशील को रेखांकित करते हुए इस गुट की बोल सकते हैं कि निप यहाँ पे बोल सकते हैं नींव रखी गई थी। उत्पत्ति की बात करें तो समूह की मूल अवधारणा वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के बंडुंग में आयोजित किया गया, जो कि अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के दौरान जो है यहाँ पर चर्चा से उत्पन्न होती है। इसी के साथ नेम का जो पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में बेलग्रेड यानी कि युगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ पे, तो ये याद रखिएगा बेलग्रेड में हो रहा था। और कहाँ पे हुआ था, ये युगोस्लाविया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कब हुआ था, 1961 में हुआ था। इसी के साथ इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। इसी के साथ युगोस्लाविया के राष्ट्रपति है जिनका नाम है जोसेफ ब्रोज टिटो, और मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है गमाल अब्देल नासिर, और घना के राष्ट्रपति हैं कावेम नुक्रुमा, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी है जिनका नाम है सुक्रोन, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इन 5 लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, नेम को जो है स्थापित किया जाता है। कब, तो पहला शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया कि 1961 में होता है। कहाँ होता है, तो ये भी याद रखिएगा बेलग्रेड, जो कि कहाँ पर है, युगोस्लाविया में है। नेम का आधार क्या था, तो नेम का आधार याद रखिएगा गुट निरपेक्ष का विचार, जो कि तीसरी दुनिया के देशों या फिर बोल सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि अपनी इच्छा की उपज थी, और ये जो है पश्चिम और पूर्व के बीच यहाँ पे वैचारिक टकराव में ना फंसे, इसलिए जो है ये क्या किया गया था, अपना एक गुट बनाया गया था, ठीक है। इसी के साथ तीसरी दुनिया की बात करें जो कि राजनीतिक पदनाम है और मूल रूप से उन देशों को संदर्भित करता है जो कि अमेरिका के नेतृत्व वाली पहली दुनिया यानी कि जिसे आप लोग पूंजीवादी कहते हैं। इसी के साथ सोवियत संघ की बात करें, इनको जो है दूसरी दुनिया या फिर कम्युनिस्ट देश का हिस्सा कहते हैं। तो इसलिए जो है इसमें बेसिकली जो है 5 देशों के द्वारा उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर जो क्या क्या बनाया गया, नेम को जो है यहाँ पर बोल सकते हैं इसकी नींव रखी गई और एक तरीके का ग्रुप बनाया गया। वही फोकस करने की बात करें जो कि तीसरी दुनिया के देश जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष और गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ये जो बेसिकली जो है इन 5 देशों का फोकस रहा है। सदस्य देश की बात करें तो नेम में जो है अफ्रीका के 53 देश हैं, एशिया के 40 हैं और लैटिन अमेरिका, और इसी के साथ आपको याद रखना है कैरेबियन के 26 देश और यूरोप का एक देश बेलारूस भी इसमें शामिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है आपको याद रखना है। तो अफ्रीका के कितने हैं, 53 है, एशिया के 40 हैं, लैटिन अमेरिका के बोले तो ये आपको याद रखना 26 देश है, यूरोप का एक देश है जो कि बेलारूस है। इसी के साथ इसमें जो है 18 देश और यहाँ पर 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है यहाँ पर पर्यवेक्षक किया जाता है, जो कि भारत नेम की बात करें तो संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसने जो है बेसिकली वर्ष 1983 में जो है नई दिल्ली में 7वें नेम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा जो है नेम का संस्थापक सदस्य है। इसी के साथ भारत ने कब जो है शिखर सम्मेलन को बेसिकली जो है नेम को जो है यहाँ पर भारत में जो है मेजबानी की गई थी। तो नई दिल्ली में की गई थी, कब, 1983 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5th नंबर का है, हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के किस आतंकी संगठन को जो है यहाँ पर ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन सा वो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है जिसके बेसिकली वहां पे बोल सकते हैं कि ईरान के द्वारा जो है स्ट्राइक किया गया। तो याद रखिएगा ये कौन सा है, तो ऑप्शन ही करेक्ट होगा जिसका नाम है जैश अल अदल, ठीक है ना। तो जैश अल अदल जो कि पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है, ईरान के द्वारा यहाँ पर जो है इसके ठिकानों पर बोल सकते हैं बम बरसाए गए हैं। तो आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो ईरान ने जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो कि आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर जो है ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 लड़कियां जो है इसमें घायल हो गई हैं, ऐसी बात बताई गई है। इसके साथ इराक और सीरिया के बाद ईरान ने जो है पाकिस्तान को अपना निशाना बनाया है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कि जैश अल अदल का गठन की बात करते हैं तो 2012 में जो है ये आतंकी
गठन जो है ये बनता है। और इसी के साथ ईरान आतंकवादी संगठन मानता है इसे, जो कि ईरान के द्वारा इसे बैन करने की बात की गई है। ईरान ने जो है दक्षिण पूर्वी प्रांत, आपको इसमें याद रखना है, जो ईरान का जो दक्षिणी पूर्वी प्रांत हिस्तान है, जो कि बलूचिस्तान में स्थित एक सुन्नी आतंकवादी संगठन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको इसके साथ आपको याद रखना है। आइए अब देखो, जो भी आपको डाउट होगा ना, तो अब मैं इस मैप से आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले में यहाँ पे आपको देखना है, मैप को देखना है। तो ये देखेंगे ना आप लोग, तो ये है ईरान का मैप, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ईरान है। ओके, ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है मैप बेस्ड, जिसे बोला जाएगा कि कैस्पियन सी और आपको याद रखना है यहाँ पर पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा जो है देश आता है, तो ईरान आता है, ठीक है। तो इसके हम बोलेंगे कि नॉर्थ में कौन सा है, कैस्पियन सी है, साउथ में पर्शियन गल्फ आता है। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देशों की। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान बॉर्डर जो है ईरान से साझा करता है, पाकिस्तान करता है, इसके साथ इराक और तुर्कमेनिस्तान और आर्मेनिया और अजरबैजान जो है ईरान के साथ, ये वो देश हैं जो कि अपने बॉर्डर को साझा करते हैं। अब देखो बात क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप लोग बॉर्डर देखिएगा अच्छे से, तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। प्रॉपर वैसे तो ये बोला जाता है कि ये है पाकिस्तान वाला, ठीक है। और इसमें आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ये क्या है, आप लोग देखेंगे बलोचिस्तान है, ठीक है। तो ये बलोचिस्तान की बात करें तो कुछ हिस्सा जो है ना इसका बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में आता है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे कहाँ आता है, ईरान में आता है। तो ईरान आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आतंकी संगठन है वो यहाँ पर है। तो इसलिए जो है ईरान के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अभी स्ट्राइक किया गया है, इसलिए जो है ये न्यूज में आया है। तो आपको जो है इतना याद रखना है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर का है, हाल ही में भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी। तो यह आपको याद रखना है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो कि किस नदी में चलने वाली है, तो याद रखिएगा सरयू नदी में, ठीक है। सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी के किनारे ही आपको याद रखना है वहां पे कौन सा बेसिकली जिला है उत्तर प्रदेश का, तो याद रखिएगा कौन है, जल्दी से बताइए, अयोध्या है। बहुत बढ़िया। तो अयोध्या जो है आपको याद रखना है सरयू के किनारे पर बसा हुआ शहर है, तो ये आपको याद रखना है। यहीं पर बेसिकली जो है भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित नाव को यहाँ पर जो है चलाई जाएगी। तो इस तरह जो है आप लोग देख पा रहे हैं, यही है वो नाव जो कि यहाँ पर संचालित की जाने वाली है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो भारत की पहली बार जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा के चलने वाली नाव को चलाई जाएगी। इस नाव सेवा में नियमित संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीनी एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो है तैयार किया गया है, जिससे नाव का विकास किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा 22 जनवरी को जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में पहले नाव जो कि सौर नाव का उद्घाटन इनके द्वारा ही किया जाना है, ऐसी बात कही गई। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जीके की, जो कि स्टैटिक जीके का हम यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट करते हैं। आज बात करने वाले हैं, इसका टॉपिक क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास की बात करेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसी के तहत जो है कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। वहीं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था कब, तो 3 फरवरी को किया गया था 1893 में। तो 3 फरवरी 1983 को जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को लागू किया गया। इसी के साथ भारतीय विधान पालिका प्रथम बार जो है द्विसदनीय बनाई गई किस वर्ष, तो 1919 में जो है 1990 में भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार क्या बनती है, द्विसदनीय बनाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी कब, 1909 में, यानी कि 1999 में जो है अधिनियम मार्ले मुंडो सुधार से जो है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। इसी के साथ भारत में जो है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है किससे, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि 1935 से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दुशासन भारत में लागू किया गया कब, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, तो 1919 का अधिनियम था, इसके द्वारा जो है 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ प्रणाली थी भारत संघ, कौन सी थी, भारत संघ बनाया गया था 1935, जो कि भारत शासन अधिनियम था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट
कैबिनेट मिशन योजना 1946 यानी 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को समय लगा कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है हमारे जो कि संविधान है इसका जो है जो कि पूरा का पूरा बन के तैयार हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ हमने किया है कोई उन क्वेश्चंस को कंप्लीट जो कि कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की बात करें तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो अभी आज मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि हाल ही में जो है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभारंभ किया गया है। तो नाम क्या है, तो बिन बिन और नीनी है। क्या है, बिन बिन और नीनी जो है जो कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जो कि 2025 का शुभंकर बनाया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई। कौन सी भाषाएं, आप सभी के जो है ऑप्शन आप सभी के सामने है और कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और देखो ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो आप लोग अपने आप को बचाइएगा और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। आपको अपनी सेहत, पढ़ाई और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।